बच्चों हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के, और हम सारी जो आपके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस हैं, सब सॉल्व कर रहे हैं। सो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में 14th नंबर पे पहुंचे थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपके फिजिक्स का इस साल का सेकेंड चैप्टर है। हर साल मतलब टोटली जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में इक्वल नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं, और आपके लिए हर ब्रांच साइंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल में हर ब्रांच इक्वल मार्क्स कैरी करती है। सो हम कर रहे हैं अभी 40th नंबर, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। देखो एक बुलेट है, सो आंसर अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। सो ये एक बुलेट है, एक गोली है, ठीक है। सो ये गोली है, इसका मास है 10 ग्राम। इस बुलेट का, ये बुलेट है, इस बुलेट का मास है 10 ग्राम। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट कौन सी वेलोसिटी से चल रही है? ये चल ही रही है, देखो ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी, ये चल ही रही है बुलेट। सो ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। ये एक वुड ब्लॉक को स्ट्राइक कर रही है, इसको आके, ये वुडन ब्लॉक है, ये बुलेट है और ये है वुडन ब्लॉक। सो ये वुडन ब्लॉक में आके ऐसे, मतलब किसी ने ऐसे गोली छोड़ी होगी और ये सीधा आके इसमें पेनिट्रेट कर रही है। पेनिट्रेट मतलब गोली ब्लॉक में ऐसे घुस गई, ठीक है। पेनिट्रेट होना मतलब घुस जाना। सो स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। अब वो गोली आके रुक गई। सो रेस्ट मतलब v = 0, रुक गई है, ठीक है। सो टाइम कितना है? टाइम है t = 0.03 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये आपका t 0.03 सेकेंड्स, मास है 10 ग्राम, ठीक है। 150 मीटर पर सेकेंड, सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस इज s, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना है, और कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स भी फाइंड करना है, फोर्स, ठीक है। सो आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एस और एफ। अच्छा, सबसे पहले एफ पे आते हैं। एफ का फॉर्मूला है F = ma। सो देखो आपके पास m तैयार है, ये रहा m तैयार है, आपके पास a नहीं है। सो F के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? a, ठीक है। और ये दूसरा आपको s ढूंढना है। सो s के लिए, s का फॉर्मूला क्या है? s का फॉर्मूला है v² - u² = 2as। याद है आपको लॉज ऑफ मोशन, पिछले चैप्टर के 3 फॉर्मूलास, v = u + at, v² - u² = 2as, और तीसरा था s = ut + ½ at², ठीक है। सो उसमें से हम v² - u² = 2as वाला फॉर्मूला देखेंगे। सो उसके लिए भी a चाहिए। सो a चाहिए, फिलहाल हमारा जो नजर है किस पे है? a लाने पे है, भाई a आए, ठीक है। सो हम a कैसे लाएंगे? सो यहाँ देखो m आपको क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम है, m आपका है 10 ग्राम। सो m = मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है। सो इसको कन्वर्ट करेंगे, ये है सीजीएस यूनिट में, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में है। हम इसको एमकेएस में, मीटर किलोग्राम सेकंड में करेंगे। सो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है फिजिक्स में। सो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 1000, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0.01 kg। सो दिस इज योर m, ठीक है। सो अब क्या करेंगे? अब हमारा सम करते हैं। मैं पहले कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? मैंने आपको कहा a चाहिए हमें। सो v = u + at लगाएंगे। सो v = u + at, ठीक है। ये मैंने हमारे इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है भाई। सो v = u + at। सो v = u + at। v क्या है आपका? v है 0, u क्या है? सो u है 150 प्लस a क्या है आपका? a तो फाइंड करना है, और t क्या है आपका? t है 0.03, ठीक है। सो देयरफॉर अब ये 150 है। अच्छा, यहाँ 0 है,
ये 150 है तो 150 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -150. सो देयरफॉर 0 - 150 इज इक्वल टू ए 0.03. ठीक है. सो देयरफॉर 0 में से 150 गए, 0 - 150 क्या होगा -150. 0 प्लस में हो माइनस में हो नो सेंस. ठीक है. सो -50 इज इक्वल टू ए. अब 0.03 है, 0.03. पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं. सो 2 नंबर 2 जीरोस आएंगे. ठीक है. आप पॉइंट हटा रहे हो. सो ए, अभी ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 0.03. सो देयरफॉर -150 इज इक्वल टू ए. सो 0.03 है, सो 3/100 होगा. सो 3/100 हुआ. ठीक है. सो पॉइंट हटाया. अब क्या करेंगे? इसको ए को फाइंड करना है. ए को फाइंड करना है तो क्या करूंगी? इसको कर दूंगी मैं अकेला. कैसे अकेला करूंगी? तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है सामने जाके कर दूंगी डिवाइड, और जो कि डिवाइड में है सामने जाके कर दूंगी मल्टीप्लाई. ये मैं कैसे कर रही हूँ? ये एक मैथ्स का रूल है. अगर आपको कोई टर्म अकेला करना है, कोई अननोन नंबर फाइंड करना है, आप उसको इसी तरह से फाइंड करते हैं. अगर मल्टीप्लाई में सामने जाके डिवाइड होगा, डिवाइड है सामने जाके मल्टीप्लाई. सो सामने वाले को कुछ नहीं होगा, सामने वाला ऐसा ही रहेगा -150. सो 100 है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, और 3 है वो यहाँ के डिवाइड होगा. ठीक है. सो 3 1 जा 3, 5 जा 0 का 0. ठीक है. सो -50 इंटू 100. सो देयरफॉर 50 100 जा -5000 इज इक्वल टू ए. सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो आपका ए है आपका 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस है, नेगेटिव है. सो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ देखो फिर से वेलोसिटी कैसे चालू हुई है. पहले आपको नंबर दिया हुआ है और फिर वो 0 हुई है. ठीक है. अगर आप नॉर्मल पैटर्न देखो तो नॉर्मली इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और फाइनल कोई वैल्यू होती है. यहाँ उल्टा हुआ है. तो जब भी ऐसे हो फाइनल वेलोसिटी 0 हो तो आप समझ लो आपका आंसर आएगा नेगेटिव ए. ठीक है. सो ये आपका -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया. सो अब यहाँ देखो, यहाँ तो आपको एफ आराम से मिल जाएगा. ठीक है. और ये भी मिल जाएगा. इस ए फॉर्मूला से ये दोनों आंसर छिपे हैं. तो सबसे पहले एस फाइंड करती हूँ. सो एस के लिए मैं हमारे पिछले चैप्टर का जो सेकंड फॉर्मूला है b² - u² इज इक्वल टू 2as यूज करूंगी. कल मैंने फॉर्मूलाज की सारी लिस्ट पूरी देर लिखे रखी थी. आई होप आज आपको याद है. ठीक है. सो b² - u² इज इक्वल टू 2as. ठीक है. सो b क्या है हमारा? b है हमारा 0 का स्क्वायर, माइनस u है हमारा 150 का स्क्वायर, 2a क्या है हमारा -5000 और s हमें करना है फाइंड. सो देयरफॉर 0 का स्क्वायर है 0, माइनस 150 का स्क्वायर मतलब 150 दो बारी 150 जा 15 जा 225 होता है, और 0 का स्क्वायर मतलब 0 दो बारी इज इक्वल टू 2 5 जा 10 और 3 0 1 2 3 और प्लस माइनस माइनस, सो -10,000 s. ठीक है. सो देयरफॉर 0 में से कुछ भी प्लस करो माइनस करो कोई सेंस नहीं है, 0 का कोई सेंस नहीं. सो -22,500 अपॉन -1 2 3 4 s. ठीक है. सो अब क्या करेंगे? कट शॉर्ट करेंगे. कट शॉर्ट कैसे करेंगे? सो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 0 के साथ 0 उड़ा, 0 के साथ 0 उड़ा. ठीक है. सो यहाँ देखो अपॉन में 2 जीरोस हैं, अपॉन में 2 जीरोस हैं तो 1 2 दो नंबर के पहले पॉइंट लगेगा. सो देयरफॉर 1 2 सो 2.25 s इज इक्वल टू 2.25. सो सीधा करके लिखोगे देयरफॉर s इज इक्वल टू 2.25 मीटर, 2.25 मीटर. ठीक है. सो 2.25 मीटर होगा. ठीक है. सो s की वैल्यू क्या है? 2.25 मीटर होगा. ठीक है. अच्छा अब हमें आगे क्या फाइंड करना है? आगे हमें फाइंड करना है f. तो f तो हमें पता ही है, f का फॉर्मूला है f इज इक्वल टू ma. ठीक है.
सो ये मैंने एक चीज फाइंड कर ली, डिस्टेंस फाइंड हो गया, ये एस फाइंड हुआ। एस का मतलब डिस्टेंस। देखो दो चीज पूछी थी ना, पहली चीज आपसे क्या पूछी थी, पहली चीज डिस्टेंस पूछी थी, आपने डिस्टेंस फाइंड कर ली। अभी एफ फाइंड करेंगे। एफ का फॉर्मूला तो पता ही है, न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू मा। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू मा। सो एम क्या है हमारा, एम ये 0.01 है, 0.01 मल्टीप्लाई ए क्या है हमारा -5000 है। सो इज इक्वल टू पॉइंट के बाद 01 मतलब 1/100, पॉइंट के बाद 2.01 है तो पॉइंट के बाद 1 2, सो 1/100 -5000। ठीक है, 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल। ठीक है, सो 1 - 50 जा -50। ठीक है, सो आपका फोर्स आया ये। सो देयरफॉर F इज इक्वल टू -50 न्यूटन। मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन आपका जो है नेगेटिव फोर्स भी दिखाती है, एक मैग्नीट्यूड भाई फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सो F इज -50 न्यूटन। सो दिस वाज अ क्वेश्चन 14। कंप्लीटली समझ के करना था भाई। ए चाहिए, हर जो भी आपने अगर उल्टा सोचा तो आपने सोचा आपको ए चाहिए, तो ए आपको इस फॉर्मूला से मिला। ठीक है, ये ए मिला, सो ए मिला, उसके बाद तो v² - u² 2a, इसमें जाके आपको s मिला, और फिर आपने f इज इक्वल टू m में से f फाइंड किया। सो दिस वाज ए क्वेश्चन 14। बच्चों अभी हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सो एक ऑब्जेक्ट है, आंसर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg। सो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 1 kg। सो ये क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ, ट्रैवल कर रहा है with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। कौन सी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। collides with and sticks to a stationary wooden block। अब रास्ते में एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये वुडन ब्लॉक के साथ टकरा जाता है और इससे चिपक जाता है, और इस वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक है मास 5 kg का। ठीक है, सो Then they both move off together। अब ये साथ में इसके आके टकराता है, इसके साथ में आके टकरा जाता है, और फिर ये लोग साथ में मूव होने लगते हैं। ठीक है, सो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। कह रहा मोमेंटम बताओ होने से पहले और होने के बाद। सो और क्या फाइंड करने बोल रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, और कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, टकराने से पहले मोमेंटम। सो देखो अभी ये अकेला चल रहा है, देखो टकराने से पहले ये अकेला है, टकराने से पहले ये अकेला है, और इसकी वेलोसिटी ये है। ठीक है, और फिर टकराने के बाद की भी आपसे वैल्यू मांग रहा है। सो किस तरह से होगा, सो आपको पता है मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अगर आप वो वाली फॉर्मूला लिख रहे हो m1u1 प्लस m2u2, सो अभी तो m है ही नहीं ना, टकराने से पहले तो ये है ही नहीं, तो ये लिखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो आप सिंपली m1u1 ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि अभी टकराया ही नहीं है, वो टकराने से पहले मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो अभी तो वो है ही नहीं, मतलब इसकी तो मतलब वुडन ब्लॉक तो अभी है ही नहीं। ठीक है, सो अगर होगा भी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, सो मतलब ये वुडन ब्लॉक अभी खड़ा ही हुआ है। ठीक है, सो अगर आप ये फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहे हो m1u1
प्लस m2u2 के हिसाब से लिख रहे हो। सो ये इसका जो u1 है, ठीक है, ये u1 है, ये क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। सो 10 वुडन ब्लॉक की क्या है, वुडन ब्लॉक 5 है, पर इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, क्योंकि वुडन ब्लॉक शांति से खड़ा है, ठीक है। वुडन ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम है 0, ठीक है। सो देयरफॉर 1 10 जा 10 प्लस 5 0 से 0, सो क्या होगा इसका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में से पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से कि जो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। सो पहले वाले का आंसर मिल गया। टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, या इम्पैक्ट भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। सो m1u1 प्लस m2u2, तो देखो आपने इसका आंसर यहाँ निकाल ही दिया है 10 इज इक्वल टू, अब देखो m1 क्या है, ये m1 है आपका, m1 है 1। अब देखो जब दोनों ये टकरा गए, ठीक है, अब जब ये इससे चिपक गया तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, एक हो गए हैं। तो एक हो गए हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम दोनों की, ठीक है। सो इसकी v1 भी v हो जाएगी और इसकी v2 भी क्या हो जाएगी v, फाइनल वेलोसिटी। अक्सर आप देखना ऐसे सम्स में फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाती है, क्योंकि टकराने के बाद दोनों साथ में चलने लगते हैं, ठीक है। सो यहाँ ये v होगा प्लस m2 क्या है, m2 है हमारा 5, सो ये m2 है हमारा, सो m2 है 5 और v2 v है। सो देयरफॉर 10 इज इक्वल टू 1v जा v प्लस 5v जा 5v। अच्छा 1v, तो 1v है ये, सो देयरफॉर 10 1v प्लस 5v क्या होगा 6v, ठीक है। 1v और 5v क्या होगा 6v। सो देयरफॉर v को अकेला बनाएंगे, ये आएगा डिवाइड में, सो 10/6 इज इक्वल टू v, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। सो 5/3 कैसे फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर 3 5 3 1 जा 3, 2.0 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा, सो 1.66 क्या होगा 1। इसको अगर अप्रॉक्स लिखना हो तो देखो एक नंबर पहले, तो ये 1.67 होगा, ठीक है। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है 1.67। सो द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज 1.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ देखो किस तरह से किया आपने, ये सम था कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कि जाके एक वुडन ब्लॉक से टकरा रहा है। सो आपने उसने आपसे क्लियर पूछा है कि भाई कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, बिफोर मतलब पहले, ठीक है, बिफोर और बाद में भी। सो ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से पता है, जो बिफोर की वैल्यू होती है वही आफ्टर की, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन की वैल्यू सेम होती है मोमेंटम की। तो आपने एक ही फाइंड किया। सो m1u1 प्लस m2u2, m1 1 था, u1 10 है, और ये वुडन ब्लॉक शुरू में खड़ा ही था इनिशियल, u क्या दिखा रहा है इनिशियल, ये u1 है, ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्टोन है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक है, ठीक है। सो m1u1 प्लस m2u2, सो 10 kg और फिर आप 10 kg मीटर पर सेकेंड। सो आपने क्या किया, ये g है, तो 10 इज इक्वल टू 1v प्लस 5v, सो 10 इज इक्वल टू 6v, ठीक है। सो डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 5 जा, सो 5/3
v की वैल्यू 1.67 मीटर पर सेकेंड। सो आपको 3 चीजें फाइंड करनी थी, बिफोर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट, तो दोनों के आंसर यही होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। फिर आपको कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी थी, ये कंबाइंड वेलोसिटी। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, हमने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो किया। बच्चों अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 16 पेज 129 पे है आपका। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. So जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंफॉर्मेशन लिखेंगे। An object of mass 100 kg का ऑब्जेक्ट है, is accelerated you from a velocity of 5 meter per second. 5 meter initial velocity है 5 meter per second to 8 meter per second. Final velocity है 8 meter per second. In 6 seconds time है 6 second. Calculate the initial and final momentum. मतलब आपको initial momentum भी फाइंड करना है और फाइनल मोमेंटम भी फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम भी फाइंड करना है, फाइनल मोमेंटम भी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आपको फोर्स भी फाइंड करना है। सो फोर्स कैसे मिलेगा? तो फोर्स तो रेडीमेड है। देखो फोर्स कैसे मिलेगा? एम बी माइनस यू अपॉन टी। F की फॉर्मूला क्या होती है? F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू क्या होती है? V माइनस यू अपॉन टी। कल मैंने लिखवाई थी साइड में, आपको याद हो तो। सो F तो देखो डायरेक्ट ऐसे ही मिल रहा है। सो F निकाल लेती हूँ, F इज इक्वल टू एम बी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्यों? A की वैल्यू V माइनस यू अपॉन टी होती है। M क्या है आपका 100, V क्या है आपका 8, U है 5 अपॉन टी, T है आपका 6। ठीक है, सो इज इक्वल टू 100, 8 माइनस 5 हुआ 3 अपॉन 6। सो 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 0 का 0, सो 50। सो फोर्स कितना हुआ? 50 न्यूटन। फोर्स 50 न्यूटन हुआ। अच्छा, अभी आपको इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा सो मोमेंट, अच्छा अब आप देखो, मैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल m1v1 प्लस m2v2 लगाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई m2 है ही नहीं। ठीक है, m2 मतलब मास 2 है ही नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो फॉर्मूला कैसी होगी? जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा? m1u1 और जो फाइनल मोमेंटम होगा m1v1। या इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mu और फाइनल मोमेंटम होगा mv। समझे आप? हम सिंपल मोमेंटम की फॉर्मूला लगा देंगे। जब आपने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम की फॉर्मूला क्या थी? P इज इक्वल टू m इंटू v। आप वही फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो हम थोड़ी जफा में पढ़ते हैं, पर यहाँ सिंपली एक ही ऑब्जेक्ट है, मास एक ही मास है। सो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू m इंटू यू, P इज इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू m इंटू यू। सो m क्या है आपका 100, u क्या है आपका 5। सो 500 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम की P इज इक्वल टू एम बी। सो m क्या है आपका 100 और v क्या है आपका 8। सो 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये क्योंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल निकालना है। ठीक है,
सो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है, दो ऑब्जेक्ट्स, दो इनिशियल वेलोसिटीज, दो फाइनल वेलोसिटीज, तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है। पर सिंपली इसने हमसे एक इनिशियल मोमेंटम मांगा है, एक फाइनल मोमेंटम मांगा है, दोनों में फॉर्मूला P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो एक बार हमने मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी लगाया और फिर एक बार मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। सो ये तीन चीजें ही हमें चाहिए, ये इनिशियल मोमेंटम चाहिए, फाइनल मोमेंटम चाहिए और फोर्स चाहिए, ठीक है। सो ये तीन चीजें हमें मिल गई। इसके बाद है आपका 17th नंबर है, 17th नंबर इज रियली लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे कभी आते नहीं है एग्जाम में, यू कैन जस्ट कैंसिल इट, को रीड करना है तो कर लेना, कुछ है नहीं खास इसमें। सो 17th नंबर इज ऑफ नो यूज। सो वी आर गोइंग टू डू 18th न्यूमेरिकल, ठीक है। सो फाइनली 18th के साथ हम जो न्यूमेरिकल्स की हमारी जो इतनी प्रैक्टिस है, वी विल ब्रिंग एंड टू दैट प्रैक्टिस। सो 18th नंबर इज आवर लास्ट न्यूमेरिकल। बच्चों अभी क्वेश्चन 18 देखो, पेज 129 पे, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ, डम्बेल मतलब डम्बल्स पता है, वो इस तरह से नहीं, एक्सरसाइज के टाइम उठाए जाते हैं, सो बहुत भारी होते हैं। सो हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg। सो आंसर में इंफॉर्मेशन लिखने चालू कर दूंगी, m है 10 kg, मास 10 kg है, डम्बेल है, ठीक है। सो डम्बेल मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होता है जहां तक मुझे नॉलेज है, ठीक है। सो दिस इज डम्बेल, ऐसा कुछ होता है, डम्बेल है ये, ठीक है, एक्सरसाइज में काम आता है। सो ये डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट, ये डम्बेल गिर रहा है एक हाइट से, 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिर रहा है, ये डम्बेल 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिर रहा है, और कितनी एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन है, हाइट का मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो हाइट और डिस्टेंस एक ही बात है। अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो यहाँ देखो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है। सो आपको मास दिया हुआ है और डिस्टेंस है, मतलब हाइट या डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, मैंने आपको समझाया है हर चीज को MKS में कर देना चाहिए। सो जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ठीक है। सो आप 80/100 मीटर, 0 0 कैंसिल, 8/10 क्या होगा, 0.8, ठीक है। 8/10 अपॉन में एक 0 है तो ऊपर एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। सो ऐसा है आपका 0.8 मीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, अब आपको देखो दिया हुआ है कि डंबल नीचे गिर रहा है, सो डंबल आपका नीचे गिर रहा है। सो ये वाली चीज आपकी चैप्टर नंबर 8 में भी आई थी कि कभी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, ऑलवेज याद रखना, कभी भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती उसकी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। सो यहाँ अगर वो चीज, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और फाइनल वेलोसिटी करनी है फाइंड। सो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी करनी है फाइंड। अच्छा अब क्या बोल रहा है, हाउ मच मोमेंटम, आपसे वो मोमेंटम मांग रहा है, p की वैल्यू मांग रहा है। सो मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हाउ मच मोमेंटम। सो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। सो मास तो है आपके पास रेडीमेड, आपके पास वेलोसिटी v नहीं है, सो v कैसे लाएंगे। सो आपके पास देखो, आपके पास s है, आपके पास u है, b है, आपके पास m, ठीक है। सो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि आपको ये मिल जाए। सो विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, आप सिंपली v² - u² = 2as लगा दो, ठीक है। सो
यहाँ एक और चीज आपको लास्ट में दी हुई है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। सो एक्सेलरेशन आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। सो फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी, एस है। सो देखो एस के लिए तो सिर्फ दो फॉर्मूलाज है हमारे पास, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो हमारा जो एम है v फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि हमें लगाना है मोमेंटम का फॉर्मूला जो कि है मास इनटू वेलोसिटी। सो हमें v चाहिए। सो v के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v क्या है आपको फाइंड करना है, u है आपका 0, 2a है आपका 10 दिया हुआ है, देखो 10 और s है 0.8। सो देयरफॉर v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो माइनस 0 स्क्वायर मतलब 0, 2 10 जा, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.8 है। सो 0.8 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 8/10, ठीक है। सो 10 1 जा 10 1 जा। सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 0, सो माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। सो 2 8 जा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 जा 16। अच्छा ये स्क्वायर है, सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। मैक्स आ गई यहाँ पे भी, स्क्वायर सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो b है, सामने जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 का 1। सो 2 2 क्या होगा 4, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा है आपने 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है। सो हमने स्क्वायर रूट क्या निकाला 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। सो b इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। सो अभी आपको क्या निकालना है, मोमेंटम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, p से। मोमेंटम का सिंबल है p। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो मास इनटू वेलोसिटी। सो व्हाट इज मास हियर, इट इज 10। व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज 4। सो 10 4 जा 40 kg मीटर पर सेकेंड। सो योर मोमेंटम इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। So this was the last numerical of the exercise। हमने अभी भी जो theory part है we haven't done it, हम अभी वो भी कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या जिसको आप ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस भी बोलते हो। सो ये पेज नंबर 118 पे क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। इनमें से कंपेयर कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं किसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया क्या था, द स्टेट ऑफ द बॉडी टू बीइंग एट रेस्ट, ठीक है। या मोशन में होती है तो मोशन में रहेगी, या रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। सो अ रबर बॉल और अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, किसका इनर्शिया ज्यादा है, एक रबड़ के बॉल का या एक पत्थर का जो दोनों सेम साइज के हैं। बी अ बाइसाइकिल और अ ट्रेन, इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा है। सी अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, एक 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का। सो अब एक बात याद रखो, कभी भी आपको पूछा जाए कि किसका इनर्शिया ज्यादा है तो सिंपली जिसका वजन ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। अब ये सोच के हम आंसर करते हैं। सो आंसर ए, अ रबर बॉल और अ स्टोन, किसका वजन ज्यादा होगा, एक रबर बॉल का कि एक स्टोन का, तो ऑब्वियसली स्टोन का मास ज्यादा होगा। तो अगर स्टोन का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी होगा ज्यादा। सो आंसर, मास ऑफ अ स्टोन इज मोर देन दैट द मास ऑफ अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज।
भाई उसका वजन ज्यादा है, मास स्टोन का वजन ज्यादा है, हेंस इनर्शिया ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर बॉल, इसलिए इनर्शिया स्टोन का ज्यादा होगा। ठीक है। सेकंड बी, बाईसाइकिल का ज्यादा कि ट्रेन का ज्यादा, तो किसका वजन ज्यादा है? ट्रेन का मास ज्यादा होता है, सो इसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। सो वही आप लिखोगे, मास ऑफ अ ट्रेन इज मोर देन दैट मास ऑफ अ बाईसाइकिल, हेंस द इनर्शिया ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बाईसाइकिल। सी, अब सी वाला देखें, अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, किसका वजन ज्यादा है? 5 रुपए के सिक्के का वजन ज्यादा है या 1 रुपए के सिक्के का वजन? सो फिर से 5 रुपए के सिक्का एकदम मोटा सा होता है, जाड़ा सा होता है, और 1 रुपए का सिक्का एकदम फ्लैट होता है। सो 5 रुपी कॉइन का वजन ज्यादा हुआ। सो क्या लिखेंगे? मास ऑफ 5 रुपी कॉइन इज मोर देन दैट ऑफ अ 1 रुपी कॉइन, हेंस inertia of the 5 rupee coin is greater than that of 1 rupee coin. So that was very simple. जिसका मास ज्यादा उसका inertia ज्यादा। Now question 2. In following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. कह रहा है हमने आपको यहाँ एक स्टोरी जैसा लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कह रहा है बताओ इस स्टोरी में या यहाँ पे बताओ कितनी बारी वेलोसिटी बदल रही है, कितनी बारी, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बारी वेलोसिटी बदलेगी, नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी चेंजेस, टाइम्स गिनो कितनी बारी वेलोसिटी बदलेगी। ये पूरी कहानी पढ़ो। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल, एक फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल को किक कर रहा है टू अनदर प्लेयर, दूसरे प्लेयर को। अब वो जो अनदर प्लेयर है वो गोल की तरफ फुटबॉल को किक कर रहा है, गोल की तरफ खड़ा है गोलकीपर, गोलकीपर बॉल पकड़ लेता है और फिर से वो किक करता है अपने प्लेयर को। ठीक है। अब बताओ, अब एक और क्वेश्चन, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, हर केस में एजेंट कौन है जो कि फोर्स लगा रहा है। सो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, कितनी बारी वेलोसिटी बदली और हर बारी एजेंट कौन था। सो अब ये क्वेश्चन रीड करके हम डिसाइड करते हैं कि एजेंट कौन था। सो एजेंट मतलब जिसने फोर्स लगाया, जिसने फोर्स लगाया वो हुआ एजेंट। तो एजेंट कौन था और वेलोसिटी कितनी बारी बदली। सो यहाँ मैं एक एजेंट का बॉक्स बना रही हूँ आंसर में, और यहाँ वेलोसिटी चेंजेस का बॉक्स बना रही हूँ। ठीक है। अब फर्स्ट, सबसे पहले अब फुटबॉल प्लेयर, सबसे पहले तो कौन है? फुटबॉल प्लेयर ही सबसे पहला एजेंट है जो सबसे पहले किक कर रहा है। सो फुटबॉल प्लेयर, सो फुटबॉल प्लेयर सबसे बड़ा पहले एजेंट है जो कि दम लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब फुटबॉल प्लेयर, A football player kicks a football to another player of his team. फुटबॉल प्लेयर ने देखो जब भी फुटबॉल को किक किया होगा बॉल हमेशा रुका हुआ होगा। ऑब्वियसली उसने गेम की शुरुआत की होगी तो उसने बॉल, रुके हुए बॉल को किक किया होगा। सो तब क्या रहा होगा, उसने वेलोसिटी कैसे बदली होगी? फ्रॉम रेस्ट टू सम वेलोसिटी, फिर वो कोई स्पीड पकड़ा होगा बॉल। ठीक है। अब सेकेंड, A football player kicks a football to another player. ठीक है। फुटबॉल प्लेयर किक कर रहा है, किक करके किसको दे रहा है? अनदर प्लेयर। तो ऑफ हिज टीम हु किक्स द, अभी हु किक्स द फुटबॉल, अभी अनदर प्लेयर फुटबॉल कहाँ भेज रहा है? टूवर्ड्स द गोल। ठीक है। अब कौन है? अनदर प्लेयर। अब दूसरी बारी देखो, पहले प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को किक करके भेजा, अब दूसरे प्लेयर के पास आया है। अब दूसरे प्लेयर के पास आया तो दूसरी बारी फोर्स कौन लगाएगा? दूसरा प्लेयर, अनदर प्लेयर। ठीक है। सो वो सम वेलोसिटी
यहाँ पे भी वेलोसिटी बदलेगी, बॉल की स्पीड बदलेगी, ठीक है। अब वो किसके पास भेज रहा है, टुवर्ड्स द गोल। अब गोल की तरफ भेजा। अब वहां गोल की तरफ कौन खड़ा है, गोल की तरफ खड़ा है गोलकीपर। यहाँ खड़ा है गोलकीपर। सो यहाँ गोलकीपर खड़ा है, सो गोलकीपर की तरफ आया। सो तीसरा कौन है, गोलकीपर है एजेंट। गोलकीपर दम लगाएगा, गोल फोर्स लगाएगा, ठीक है। सो गोलकीपर ऑफ द ऑपोजिट कलेक्ट्स द फुटबॉल, वो फुटबॉल लेता है, मतलब वो रोकता है। सो मतलब वेलोसिटी से रेस्ट कर देता है, वो उसको रोक देता है। रोक देना मतलब रेस्ट। गोलकीपर क्या करेगा, पैरों से रोकेगा उसे। सो एंड किक्स इट टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। और फिर से गोलकीपर उस बॉल को रोक के फिर अपने प्लेयर की तरफ फेंक रहा है। सो फिर से किसने दम लगाया, गोलकीपर ने ही। ठीक है। सो गोलकीपर ने ही लगाया। सो रेस्ट से रोक के फिर रेस्ट टू सम वेलोसिटी। तो कौन एजेंट था, तो पहली बारी फुटबॉल प्लेयर, फिर अनदर प्लेयर, फिर तीसरी बारी गोलकीपर, चौथी बारी भी गोलकीपर। और दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी चेंजेस, कितनी बारी वेलोसिटी बदली। सो 1 2 3 4, टोटल कितनी बारी वेलोसिटी बदली। सो 4 बारी बदली। वेलोसिटी चेंजेस 4 टाइम्स। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी चेंजेस 4 टाइम्स, ठीक है। सो 4 बारी वेलोसिटी बदली बॉल की, ठीक है। सो ये एजेंट है और ये इसकी वेलोसिटी हमने दिखाया भी कैसे 4 बारी बदली। सो आपको आंसर में 4 एजेंट और वेलोसिटी कितनी बारी बदली, जो कि 4 बारी बदली, वो लिखना है, ठीक है। बच्चों अभी हम पेज 118 का क्वेश्चन 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन 3 बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। जब आप एक पेड़ की टहनी, टहनी मतलब ब्रांच, अगर आप टहनी जोर से हिला रहे हो, एकदम जोर से एक पेड़ को धक्का दे रहे हो, तो उसके जो लीव्स हैं बहुत बुरी तरह से नीचे आके गिरने लग जाते हैं। तो क्यों? तो रीजन देखो मैं आपको बताती हूँ। आप पेड़ को धक्का दे रहे हो, हिला रहे हो, ठीक है। पेड़ रेस्ट पे होता है और आप उसकी टहनी को जोर जोर से धक्के दे रहे हो। आप उसको मोशन में ला रहे हो, आप उसका स्टेट ऑफ इनर्शिया था वो बदल रहे हो। पर वो लीफ है वो अभी भी रेस्ट पे ही है, लीफ अभी भी रेस्ट पे ही है, वो अभी भी शांति से बैठे हुए हैं, वो अपनी पोजीशन ही नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भाई इनर्शिया, हम हमारा रेस्ट का पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। पर आप तो हिलाए जा रहे हो, हिलाए जा रहे हो, हिलाए जा रहे हो। सो वो क्या कर रहा है, टहनी तो हिल रही है पर वो नहीं हिल रहा है। साथ में लीफ भी अगर हिलता ना तो वो टूटने से बच जाता, ठीक है। पर वो हिल ही नहीं रहा है, वो अपनी पोजीशन छोड़ी एकदम ऐसे ही खड़ा है। पेड़ हिले जा रहा है, तो आखिर वो टूट के गिर जाता है। अगर टहनी हिलती और लीफ भी ऐसे ऐसे हिलता तो वो गिरता नहीं, ठीक है। क्योंकि वो अपने आप को, अपना जो स्टेट है वो बदल देता, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती तो ब्रांच के साथ वो मैनेज हो जाता। पर वो अपना जो रेस्ट का पोजीशन है वो छोड़ ही नहीं रहा है, इसलिए वो डिटैच होके नीचे गिर जाता है विग्रसली, मतलब बहुत बुरी तरह से। सो आंसर क्या है, when the tree's branch is shaken vigorously, जब आप जोर से उसको, बहुत जोर से आप धक्का देते हो, the branch attains motion but the leaves stay at rest। so वो branch है, वो जो टहनी है वो हिलती है, पर वो trees है, leaves है, वो रेस्ट पे, वो वहीं के वहीं खड़े होते हैं। due to inertia of rest, so inertia of rest मतलब वो क्योंकि रेस्ट पे ही हैं,
the leaves tend to remain in its position and hence detaches from the tree to fall down. वो अपनी पोजीशन ही नहीं छोड़ते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हिसाब से, वो छोड़ते ही नहीं, इसलिए वो नीचे ही गिर जाते हैं, ठीक है, और उसी पोजीशन में वो नीचे गिर जाते सीधे, ठीक है। नेक्स्ट है, why do you fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop and fall backwards when it accelerates from rest, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो चीजें आपसे पूछ रहा है, क्या, why do you fall in the forward direction when a moving bus breaks। देखो एक बस है, ठीक है, आप एक बस में सफर कर रहे हो और ये बस कर रही है मूव, ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है और अचानक से ये बस लगा देती है ब्रेक, ठीक है, ड्राइवर लगा देता है ब्रेक। सो ब्रेक लगाने की वजह से आप एकदम आगे की तरफ ऐसे हो जाते हो, ठीक है, जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है आप ऐसे आगे हो जाते हो, ठीक है। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया ये पहला केस। दूसरा केस क्या पूछ रहा है, फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ये एक केस। दूसरा केस कि एक बस है वो खड़ी है, ठीक है, वो बस रेस्ट पे खड़ी है, तो वो खड़ी है और वो ड्राइवर से चाबी भरता है और ऐसे उसको रेस देता है, ऐसे आगे आगे करता है, तो जब वो उसको ऐसे रेस लेके आगे करता है तो तब आप ऐसे पीछे की तरफ हो जाते हो, ये आपने नोट किया है। देखो चलती हुई बस अगर अचानक से रुकती है आप आगे की तरफ चले जाते हो, और रुकी हुई बस चलने लगती है तो आप से पीछे की तरफ हो जाते हो। सो दोनों के कारण क्या हैं, सो उनके कारण बताने आपको। सो पहला कारण केस 1 का, जब चलती हुई बस रुकती है उसका कारण, तो आप क्यों आगे की तरफ धक्का खाते हो, ठीक है। सो आप व्हेन अ बस इज मूविंग अवर बॉडी इज ऑल्सो इन मोशन, ठीक है, जब बस चलती है आप उसकी सीट पे बैठे हुए होते हो, ठीक है। सो बस चल रही है, आपकी पूरी बॉडी भी चल रही है, मोशन में है, ठीक है। सो बस ने अचानक से ब्रेक मारी तो बस रुक गई। अच्छा, बस के साथ कांटेक्ट में क्या है, आपके पैर कहाँ होते हैं, बस पे ही होते हैं। सो बस के साथ कांटेक्ट में आपके पैर, तो आपकी नीचे वाली बॉडी भी रुक जाती है, क्योंकि बस रुक गई, आपके नीचे वाले पार्ट को पता लग जाता है भाई रुक जाना है, वो रुक जाते हैं। पर ऊपर वाले पार्ट को तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं मोशन में हूँ, इसलिए ऊपर वाला पार्ट धक्का खाता है, वो आगे ही सोचता है मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, इसलिए वो आगे धक्का खाता है, यही कारण है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो जब बस रुकती है तो वो समझ जाते भाई रुकना है, सो पैर एकदम वो अपने आप को समझा लेते हैं भाई आगे नहीं चल रही है बस। पर ऊपर वाला पार्ट अभी खुद को समझा ही नहीं पा रहा होता है, वो अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन में ही चल रहा है, उसको ऐसे ही लग रहा है भाई मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन में ही चल रहा है, तो इसलिए वो आगे धक्का करता है। सो कारण है व्हेन अ बस इज मूविंग अवर बॉडी इज ऑल्सो इन मोशन, जब बस चलती है हमारी बॉडी भी मोशन में होती है, बट ड्यू टू सडन ब्रेक्स, अचानक से जो ब्रेक लगती है, द बस स्टॉप्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ अवर बॉडी कम्स टू रेस्ट एज सून एज द बस स्टॉप। जब बस मूव करती है हमारा जो बॉडी है वो भी मोशन में होता है, पर अचानक से ब्रेक लगाने के कारण बस रुक जाती है और जो हमारा निचला भाग है हमारे बॉडी का वो रुक जाता है, बस रुकती है, पर जो अपर पार्ट है वो अभी भी हमारा मोशन में ही चल रहा होता है, वो सोच रहा होता है मैं चल ही रहा हूँ, एंड हेंस मूव्स फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, सो अगर इसका कारण है तो आप लिख सकते हो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्योंकि वो अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन में ही है। केस 2, व्हेन द बस इज स्टेशनरी, बस रुकी हुई है और अचानक से चल रही है। सो अब देखो बस रुकी हुई है, ठीक है, बस रुकी हुई है, तो अभी आपके फिर बस अचानक से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो अभी आपके पैरों आपके पैर बस में, ये तो बस चल रही है, आपके पैर समझ गए थे हाँ भाई मोशन है, पर अभी भी ऊपर वाला भाग को तो पता ही नहीं है भाई चलना है। सो ऊपर वाला भाग इससे पीछे की तरफ धक्का खा जाता है, क्यों, क्योंकि वो नीचे वाला भाग समझ गया भाई मोशन में है, ठीक है, ऊपर वाला भाग अभी भी वहीं रेस्ट पे ही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही, इसलिए वो पीछे की तरफ धक्का खाता है। सो व्हेन द बस इज स्टेशनरी, बस रुकी हुई है, अवर बॉडी इज रेस्ट, बस रुकी हुई होती है तो हम भी रेस्ट पे होते हैं, बट व्हेन द बस एक्सेलरेट्स, बस चलने लगती है, लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी बीइंग इन कांटेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस कम्स इन मोशन। सो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी चलने लगता है, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, पर हमारा ऊपर वाला भाग नहीं चलता,
ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव नहीं करता, इसलिए हम पीछे की तरफ धक्का खाते हैं। यहाँ आगे की तरफ धक्का खाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और यहाँ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट पीछे की तरफ धक्का खाते हैं, ठीक है। सो दीज वर वेरी इंटरेस्टिंग रीजंस। आपको नहीं समझ आए हों प्लीज 2-3 बारी जरूर रिवाइंड करके देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट विल बी यूजफुल टू यू इन द कमिंग ईयर ऑफ स्टैंडर्ड 10th इन फिजिक्स। ये सब आपको देखने मिलेगा, आपको और ज्यादा डिटेल में देखने मिलेगा, तो बेटर है आप अपने कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करते जाओ। अगर नहीं समझ आता है एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रिमाइंड द वीडियो, मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। ये सब चीजें आगे काम आने वाली हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू।